सर हम What is the amount of budget? The first question. एक्सपेंस जो एस्टिमेट कर रहा है या फिर जो इनकम एस्टिमेट कर रहा है। अपन जब घर का बजट बनाते हैं तो क्या एस्टिमेट करते हैं? एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंस 50.65 करोड़ के अराउंड की लाख करोड़। करोड़ की ठीक है। एस्टिमेट है। 50.65 लाख करोड़ है, बजट इतने का है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जीडीपी कितनी प्रोजेक्टेड है बजट में? ओ। 4? 4.4। नो, 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 नो। जीडीपी। It's 6.3 to 6.8%. There is a range, not a fixed GDP, but 6.3 से 6.8 तक वेरी करेगी। ठीक है। और अच्छा, ये हो गया। अच्छा, चार मेजर पिलर्स जिस पे बजट ने फोकस करा हो। एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट्स। श्योर? मतलब ठीक है, सही है, पर बजट में बोला ही चार नाम है, उसको नाम दिया गया है। कोई वो बता सकता है? इंजन ऑफ डेवलपमेंट। ओके। गरीब, युद्ध, अन्नदाता एंड नारी। दीज आर फोर पिलर्स ऑफ दिस बजट। गरीब, युद्ध, अन्नदाता, नारी। अन्नदाता मतलब फार्मर्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसने क्या क्या बोला है। टैक्स रिलीफ, कनन ने अच्छा समझाया, बिकॉज उसने रिबेट भी बता दिया था 60,000 का। कहाँ से शुरू करें? एग्रीकल्चर से ही शुरू करते हैं, सबने एग्रीकल्चर का बहुत बोला है। एग्रीकल्चर में धन धान्य कृषि योजना। एनीवन? व्हाट इज इट? क्या फायदा होगा? मैं या गो अहेड। तो बेसिकली ये 100 डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगा, जो प्रोडक्टिविटी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एंड उसमें 17 मिलियन फार्मर्स के लिए ये चीज़ है। एंड एनहांस करेगा, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। वो पैसे इतने अलोकेट किए हैं जो कि इतना अब मतलब उसको इम्प्रूव करेगा, प्रोडक्टिविटी को, उनकी स्टेट्स को, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट्स को आगे ले जाएगा। हाँ। ओके। और ये या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्रॉप स्टोरेज पे फोकस करेगा जिससे प्रमोशन हो, प्रोडक्टिविटी की प्रमोशन हो। ठीक है। और क्या पॉइंट था? अच्छा, ये भी एक पॉइंट बोला था किसी ने, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ये क्या है? एक्चुअली ये याद नहीं, मेरे को सॉरी। मैंने बोला था बट मेरे को ये हाईलाइट ही ध्यान था, एक्चुअली ढंग से याद नहीं था। ओके, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस है कि इंडिया में सबको पता है कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, मतलब इंडिया बहुत ह्यूज अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर का। उसमें पल्सेस भी आती हैं, जैसे अपनी दालें वगैरह हो गई। ठीक है। पर इंडिया, जब इंडिया की इतनी मैन्युफैक्चरिंग है तो पॉपुलेशन भी उतनी ही है। तो इंडिया इतना भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता कि अपनी सारी डिमांड को मीट अप कर पाए। तो उसे कुछ पार्ट इंपोर्ट भी करना पड़ता है बाहर की कंट्रीज से। राइट। तो जब उसे, तो मोदी जी ये चाहते हैं कि कुछ भी बाहर की कंट्री से इंपोर्ट ना हो, अपन पूरे आत्मनिर्भर हो जाए पल्सेस में, क्योंकि दैट इज आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पल्सेस। ये इंडिया से ज्यादा कोई और मैन्युफैक्चर ही नहीं करता है। दैट्स वाई। तो इसलिए इस पे इतना फोकस करा गया कि इंपोर्ट बंद हो जाए पल्सेस का, ओनली एक्सपोर्ट विल बी। ठीक है। और शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाएंगे फार्मर्स को, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, वो सब ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अपन। अच्छा, ये अच्छा दीक्षा ने बात बोला था पर बाद में डिस्कस करेंगे। 1.5 lakh crore loans to be granted to states. What is it? मतलब इसका फायदा क्या है, क्या नुकसान है? तो फायदा ये है कि स्टेट को लोन्स मिलेंगे तो वो स्टेट यूज करेगा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, एंड सब्सिक्वेंटली वो इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट होगा तो स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंटरेस्ट फ्री लोन है 50 साल तक। इंटरेस्ट फ्री। 50 साल तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेन पॉइंट, एमएसएमईज। एमएसएमईज सबने बोला पर किसी ने भी परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा। कैन एनीवन गो अहेड कि एमएसएमई की तो क्राइटेरिया में क्या चेंज हुआ है? तो बेसिकली पहले जो एमएसएमई का वो था, इन्वेस्टमेंट का था, हाँ। माइक्रो का था 1 करोड़, स्मॉल का था 10 करोड़, मीडियम का था 50 करोड़। बट ओके। अभी रिवाइज्ड आया है इस बजट में, विच इज 22, माइक्रो का 2.5 करोड़, स्मॉल का 25 एंड मीडियम का 125। अब इन ओके। लोगों ने ये क्यों लिमिट बढ़ाया है? मेजरली बिकॉज माइक्रो के अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज देता है, स्कीम्स देता है, वो ज्यादा देता है, ठीक ज्यादा है। बेनिफिशियल होते हैं। तो ठीक है। अब पहले जो, मतलब ऐसा सारे के लिए नहीं होएगा, बट मोस्टली जो पहले स्मॉल में आ रहे थे इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, वो अब माइक्रो एंटरप्राइज में आ जाएंगे, कंसिडर होंगे। तो इवन ठीक है। दे कैन यूज दैट पॉलिसीज एंड दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट एंड अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। ओके। मतलब ये बजट मिडिल क्लास के लिए इतना ड्रीमी बजट, आई थिंक सो कि मेजरली दो पॉइंट्स की वजह से ही है। एक इनकम टैक्स और एक एमएसएमईज। एमएसएमईज में अब अपन खुद ही सोचे, एक कंपनी पहले 300 करोड़ का टर्नओवर था एक कंपनी का। तो 300 करोड़ के टर्नओवर पे वो लार्ज एंटरप्राइज कहलाती थी, बिकॉज अबव 250 करोड़ यू आर अ लार्ज एंटरप्राइज। सो आपको वो टैक्स रिबेट्स, वो बेनिफिट्स वो कुछ भी नहीं मिल पाते थे। पर नाउ इफ यू आर अ 300 करोड़ टर्नओवर कंपनी, तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, बिकॉज 500 करोड़ तक ही रिवाइज कर दिया गया ये डेफिनेशन। तो जितनी ज्यादा एंटरप्राइजेस को बेनिफिट्स मिलेंगे उतना अच्छा है भाई, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है। एमएसएमई डन। एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी चीजें नहीं बोली गई है, मतलब इस बार बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए हैं, पर जो भी हुए हैं यू कैन गो अहेड विद दैट। आई गेस दिस इज नॉट एजुकेशन बट आईआईटी पटना का जो है उसके लिए वो लोग फंडिंग दे रहे हैं हॉस्टल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। एंड दिस इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक बिकॉज पीपल आर सेइंग कि इन लोगों ने बिहार को ज्यादा फोकस किया है, बिकॉज हम्म। अभी जो अपकमिंग असेंबली इलेक्शन है वो बिहार में होंगे, नवंबर में। ओके। अच्छा, तो आईआईटी। ऑल्सो या गो अहेड। ऑल्सो मतलब जो आईटी का एक्सपेंशन है वो मतलब ये बोला गया था कि जो 2014 या 15 आई गेस उसके अराउंड या उसके बाद में जो आईटीज आए हैं उनमें डेवलपमेंट होगा, जबकि आईटी पटना 2008 के अराउंड एस्टेब्लिश है, लेकिन स्टिल उसमें मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें एडवांसमेंट हो रही है, तो वो एक क्लैशिंग पॉइंट इसलिए बन रहा था। ओके। ओके। और कोई भी मुझे आईआईटी की सीट्स क्यों पड़ी, थोड़ा नंबर्स लेके बता सकता है कि क्यों इतना जरूरी था आईआईटी की सीट्स बढ़ाना? अच्छा, हिंट से चालू करते हैं। जेई में बच्चे कितने बैठते हैं? एनी आइडिया? इस साल कितने बच्चों ने जेई में बैठे? ओके। कैट में कितने बच्चे बैठे? 2 to 3 lakhs। 2 to 3 लाख। 3 lakhs, टू पॉइंट ठीक। नाइन समथिंग, हाँ। ठीक है, चलो कैट का पता है। जेई में 14 लाख बच्चे बैठे अराउंड। ओके। अब 14 लाख बच्चों में से अगर किसी बच्चे की 99 परसेंटाइल आई, तो वो कौन सी रैंक होगी उसकी?
एनीवन? 14,000। 14,000। ओके। एंड आईआईटी बॉम्बे दिल्ली में सीट्स कितनी है? आईआईटी बॉम्बे में 1200 के आसपास सीट है। दिल्ली में भी लगभग लगभग इतनी ही है। तो अगर आप 99 परसेंटाइल ला रहे हो, देन ऑल्सो यू आर नॉट गारंटेड। उसके बाद भी आप ये सोचो कि अगर किसी बच्चे की 99.5 परसेंटाइल आ रही है, तो मोस्टली फेमस ब्रांच क्या होती है? सीएस, इंजीनियर में। ठीक है। सो जब सीएस होती है, सीएस में अराउंड अराउंड 60 या 70 सीटें हैं। ठीक है। जब 60 या 70 सीटें हैं सीएस में, आप 99.5 परसेंटाइल लाने के बाद भी श्योर नहीं हो कि आपको सीएस ही मिलेगी। ओके, मतलब थोड़ा आया। आईआईटी में तो यस मैम। 98 परसेंटाइल, 99 भी इनफैक्ट इज नॉट गुड इनफ। आपको जो अच्छे कॉलेजेस चाहिए, अच्छी सीट्स चाहिए, ब्रांच अच्छी चाहिए ना, लोअर रैंक्स पे फिर आपको अच्छी ब्रांच भी नहीं मिलती है। अच्छी ब्रांच एज इन इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, कंप्यूटर साइंस होती है, आईटी होती है, मैकेनिकल होती है, ये तो बहुत जल्दी फिल हो जाती है। फिर लास्ट में जैसे सिविल होती है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है, ये जो बड़ी कम वो ब्रांच अच्छी होती है ना, वो वाली मिलती है आपको 10,000। इनफैक्ट 10,000 से पहले भी आप देखोगे 7-8 हजार के बाद आपको अच्छी ब्रांचेज ही मिलना बंद हो जाती हैं। तो बहुत बड़ा लफड़ा है ये आईआईटी में। सेम आप देख रहे हो ना, कैट में भी हो ही रहा है। कैट में क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज हुए लास्ट 2 इयर्स में। तो इस साल का एग्जैक्ट नंबर पता है कितने बच्चों ने दिया है कैट? शायद 2.89। राइट, परफेक्ट। तो अराउंड 3.3 के अराउंड रजिस्ट्रेशन थे। और इसमें से हमेशा ही होता है कि आप 10 to 15% बच्चे होते हैं जो एग्जाम देते ही नहीं है। तो इस साल अराउंड 2.9 लाख, क्योंकि दीक्षा बता रही है एग्जैक्ट 2.89 इतने बच्चों ने दिया, 2.89 लाख। पर यहाँ पर देखो केवल 2-2.5 लाख बच्चे हैं। तो आपने देखा कि आपका परसेंटाइल का गेम किस तरह से चलता है, वो आप समझते ही हो। ठीक है ना। वहां पर कैट में भी परसेंटाइल में काफी वो इंक्रीमेंट हो चुका है। जो पहले कॉलेज आप मान के चलो कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन निर्मा का ले लेते हैं। तो निर्मा जहाँ पे लास्ट ईयर 75 पे ले लेता था एचआर, 80 तक उसका रहता था, इस बार अराउंड 83-84 तक जा चुका है। तो वो सब चीजें हैं, चेंजेस इस तरह से हो रहे हैं। आईआईटी की फील्ड में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा नीड भी थी सीट्स इंक्रीज करने की, है ना, जो कि की भी गई है ना। चलो आगे प्रणव। यस सर। ओके, एक पॉइंट और। यहाँ पे टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स टू बी डेवलप्ड। सो टूरिज्म पे भी बहुत ज्यादा फोकस है। और द फेमस एग्जाम्पल महाकुंभ का अपन कहीं भी दे सकते हैं, कि महाकुंभ का एग्जाम्पल देखिए कि कैसे महाकुंभ में टूरिज्म प्रमोट करा जा रहा है, किस तरीके से करा, कितना पैसा। अच्छा, अपन ने डिस्कस करा था कितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च करा और कितना एक्सपेक्टेड है महाकुंभ में इनकम। What was the expenditure and what was the income expected in from Mahakumbh? ओके, ठीक है। 6,000 करोड़ का अराउंड खर्चा हुआ था महाकुंभ में, और 2 लाख करोड़ की इनकम एक्सपेक्टेड है। सो ऐसा सोचो, अगर तुम 6,000 रुपए खर्च कर रहे हो और तुम्हें 2 लाख का रिटर्न मिल रहा है, so isn't it good? It's definitely यस। good. ठीक है। So tourism is promoted. Investing in people, economy, and innovation. Any unique point you find out in this? Anything you want to discuss जो बहुत ही कैची लग गई? कुछ भी? तो इसमें एक इस चीज है, हाँ। इस बार रेलवेज को कुछ का एम्फेसाइज नहीं है। वैसे हमेशा बजट में वी हैव सीन लास्ट 4-5 ईयर से रेलवे को थोड़ा एलोकेशन दिया सही जाता बात है। है।
बट इस बार इन्होंने रेलवेज को नहीं करके इन्होंने उड़ान प्लान में ही 120 न्यू एयरपोर्ट डेस्टिनेशंस क्रिएट करने का प्लान किया है। एंड शिप बिल्डिंग भी इनिशिएट कर रहे हैं कि वो जो इनका बेसिकली गवर्नमेंट का जो इंफ्रा प्लान होता है उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इसमें इन्होंने शिप्स को पहले नहीं इंक्लूड करा था, बट जो बड़ी शिप्स होती है कुछ क्लासिफिकेशन आई डोंट नो, हाँ उसको वो हाँ, लोग इंक्लूड कर रहे हैं। एंड पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं इस बार, तो ये लास्ट ईयर नहीं था जो इस बार हो रहा है। ठीक है, नाइस वन। मतलब रेलवेज पे ना फोकस करके दे आर फोकसिंग ऑन देयर उड़ान प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग शिप्स एंड डॉकयार्ड, दैट पार्ट। ठीक है। एक पॉइंट और है, मतलब मेरे को श्योर नहीं है कि इसी के अंदर आता है क्या। यहाँ नहीं आएगा। न्यूक्लियर पावर पे भी अभी पुश हुआ है, तो वो इसी में आएगा, तो मैं एक्सप्लेन करूँ अभी। न्यूक्लियर पार्ट एनर्जी वाले में अपन चल सकते हैं थोड़ा सा और wait, ठीक है। ओके। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसमें तो बहुत कुछ है डिस्कस करने को। एनीवन? एनीवन? लिखा तो सामने भी हुआ है। तो मेन जो इसमें इम्पोर्टेंट है, एक तो भारत ट्रेड नेट को इन्हें एस्टैब्लिश कर रहा है, डिजिटल जो पोर्टल होगा ठीक है। फॉर यूनिफाइंग द फाइनेंसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट्स को इम्प्रूव करने की बात करी है। एक्सपोर्ट क्रेडिट्स को इम्प्रूव, ओके। एक्सेस। ओके, मतलब अपन मोटा मोटा बात करें तो अगर किसी भी एमएसएमई को, मोस्टली फोकसिंग ऑन एमएसएमई, अगर एमएसएमई को लोन चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए तो उनको बहुत इजीली लोन मिल जाएगा, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। और सक्षम ने जैसा बोला, भारत ट्रेड नेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग एक्सपोर्ट्स। ठीक है। ऑल्सो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एयर कार्गो, ये भी खोल रहे हैं, नए वेयर हाउसेस खोलेंगे एयर कार्गो जो भी आता है। ठीक है। रिफॉर्म्स एज द फ्यूल, देख सकते हैं। और ठीक है, एनर्जी सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। निहारिका, यू वांट टू से समथिंग ना? हाँ, हाँ। तो करेंटली हमारी जो न्यूक्लियर पावर से मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मेकअप होता है वो लेस देन 5% है, जो कि मतलब अराउंड 3%। और जबकि ग्लोबल एवरेज जो दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं अराउंड 10% है, तो कंपैरेटिवली काफी लो है। तो उसमें उसको चेंज करने के लिए 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सेट असाइड हुआ है, जिससे स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना सके, जो कि हम्म। एम करेंगे 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। और उसके अलावा अभी 5 मेड इन इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी अंडर वर्क है, जो कि अराउंड 2033 तक रेडी हो जाने चाहिए। ठीक है निहारिका, ओके। सो यहाँ पे एक चीज और आई है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। इनकम टैक्स तो सबने ही पढ़ लिया बिकॉज दैट इज सो मच पॉपुलर। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स इन वन वर्ड? अच्छा, जो जीएसटी। जीएसटी हो गई है या फिर जीएसटी, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स पे क्या क्या अच्छी चीजें करी गई हैं? सबसे पहले तो इम्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में बात करें तो फिर जिससे मेक इन इंडिया प्रमोट हो। एक मेक इन इंडिया में मतलब मेजर इश्यू ये आता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में या जो भी है हमारे हम्म। पास वो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। और जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसमें बहुत ज्यादा कस्टम लगते हैं, जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज हो गई या लीड या जिंक या फिर जो भी अदर क्रिटिकल मिनरल्स है, ठीक है। तो उनपे बेसिक कस्टम ड्यूटी पे एग्जेम्प्ट हुआ है, जिससे हम एनकरेज कर सके उनकी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अल्टीमेटली वो जाके और मेजर प्रोडक्ट्स में हमारे यूज होते हैं, बट उनपे क्योंकि इम्पोर्ट्स इतने ज्यादा है तो उस चक्कर में मैन्युफैक्चरिंग में अटक जाता है वो। सेकेंडली, कस्टम ड्यूटी ईवी बैटरीज और मोबाइल फोन बैटरीज में से कि में भी जो कैपिटल गुड्स यूज होते हैं उसमें भी कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट हुई है, अगेन हम्म। उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए, जिससे इंडिया में मतलब मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बना सके। ठीक है, गुड वन। हाँ। और इसमें मेनली मेडिसिन पे भी किया एग्जाम्प्ट, हाँ, कैंसर जो मेडिसिन।
सेविंग ड्रग्स है कैंसर के लिए, उन पे भी कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन हुआ है। बहुत सारी मेडिसिन, 36 मेडिसिन जो भी लाइफ सेविंग है वो सब एग्जेम्प्ट हुई। ओके, जैसा निहारिका ने बोला, मेक इन इंडिया, एग्जेम्पशन टू ओपन सेल्फ, और अपने मतलब मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे क्योंकि लिथियम जो बैटरी लगती है उस पर ड्यूटीज नहीं लगा करेंगी। एलईडी टीवी सस्ते हो जाएंगे बिकॉज दे आर ऑल एग्जेम्प्टेड। ठीक है। मेडिकल जो अपन अभी बात कर रहे थे, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स इन एग्जेम्पशन लिस्ट, 6 मेडिसिन इन 5% ड्यूटी लिस्ट, एंड 37 मेडिसिन एंड 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम इन एग्जेम्पट लिस्ट। ठीक है। टैक्स तो सबको पता ही है, टैक्स तो क्या ही डिस्कस। लेबर इंटेंसिव। डायरेक्ट टैक्स में तो एक मतलब एक दो पॉइंट और थे। हाँ हाँ। तो मतलब जो हमें मेजर पता है, डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स से आता है उसमें तो जो रिडक्शन हुआ है मतलब रिबेट मिला है वो तो है ही, बट उसके अलावा टीडीएस पर भी रिलीफ मिला है। मतलब जो टीडीएस में फर्स्ट कैटेगरी जो मेजर फोकस हुई है वो जो सीनियर सिटीजन्स की कोई इनकम जो उनको आती है, तो वो पहले क्या? उसकी लिमिट 50,000 थी बट अब वो 1 लाख हो चुकी है। फिर सेकंड जो रेंटल इनकम आती है, तो उसमें भी लैंडलॉर्ड्स के लिए रिलीफ है। पहले 2.4 लाख तक की लिमिट थी बट अब 6 लाख लिमिट हो चुकी है। 2.4 लाख तक की किस चीज के लिए बढ़ती निहारिका? रेंटल इनकम। मतलब रेंटल इनकम में टैक्स देने की? हाँ, पहले हाँ। 2.4 थी अब 6 हो गई मतलब। ठीक है ठीक है। ओके, एक बार ना थोड़ा सा और देख लेते हैं। किसने हमें समझाया था? कनन ने। तो कनन के अलावा कौन बता सकता है जब ये टैक्स स्लैब्स हैं तो फिर 12 लाख तक, मतलब ऑरेंज चार्ट तक, कैसे जीरो इनकम है? बस कनन So बता। basically, या दीक्षा, गो अहेड। सो बेसिकली अगर 12 लाख या 12 लाख से कम तक की इनकम है तो वी डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट टैक्स. बट लेट्स से इट्स 12 लाख 1,000 और 12 लाख 10,000, देन दिस होल ब्रेकअप कम्स इनटू पिक्चर. तो अगर मेरी इनकम लेट्स से 12.5 लाख है या लेट्स से 13 लाख है, तो उसमें से 13 लाख में से मैं 4 लाख हटा देती हूँ, उस पर तो मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना. तो 13 - 4 इज 9 लाख. 9 लाख में से मेरा अप टू 8 लाख है, उस पे मेरा टैक्स लगेगा 5% और रिमेनिंग 1 लाख पे 10%. 13 - 4 पे 9 लाख, 9 लाख पे टैक्स लगेगा। 9 लाख के बाद क्या किया दीक्षा? उस 9 लाख में से 8 लाख तक तो 5% लगेगा, ओके। और जो बचा 1 लाख है उस पे 10%. नो दीक्षा, नो नो। नॉट राइट। और कोई? 34. But like I'm not sure about this, but actually, these are the new tax slabs which मतलब which finance ministers introduced, and according to the old tax regimes, like पहले जब old tax regime के according हम इन्वेस्टमेंट करते थे तो उससे हमें टैक्स पे कुछ रिबेट मिलता था. लेकिन अब क्योंकि न्यू टैक्स रिबेट आज स्लैब्स आ चुके हैं, तो सर अगर हमें इन्वेस्टमेंट करने की मतलब जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा है क्या सर इससे रिलेटेड लाइक देखो किसी को? देखो, समझो। ठीक है, एक बार देखते हैं अपन। 4 लाख 5%, 10%, या नाउ करेक्ट दीक्षा? हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं वो कंफ्यूज हो गई, मैंने उसको ही फिगर मान लिया, 9 लाख को ही मैंने फिगर मान लिया था. ठीक है ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं। अगर मेरी इनकम 12 लाख है, किसी को भी नहीं समझ में आया रोक देना मुझे, ठीक है? 12 लाख मेरी इनकम है। 12 लाख में क्या होता है, 4 4 लाख के पार्ट्स में आप ब्रेक कर दो अपनी इनकम को, तो 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, राइट? 4 लाख के 3 पार्ट्स बन जाएंगे, बराबर। आगे बढ़ते हैं। तो एक पार्ट पे जो कि अप टू 4 लाख है, 0 to 4 लाख, उस पे मेरी जीरो टैक्स लगेगा। ठीक है। अब मैं आता हूँ सेकंड पार्ट। वो भी 4 लाख का ही होगा क्योंकि 4 से 8 लाख 4 लाख ही होते हैं। तो
उस 4 लाख के पार्ट पे मेरा लगेगा 5% टैक्स। कितना टैक्स हुआ अभी तक? 20,000। 20,000। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट मेरा 4 लाख है उस पे मेरा 10% लगेगा, तो दैट इज 40,000। टोटल कितना टैक्स हो गया? 60,000। 60,000। अब मैं 60,000 तो मेरा 12 लाख तक की इनकम में बन रहा है, तो जीरो टैक्स कैसे? बिकॉज एंड में आप आईटीआर फाइल करते हो। आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। गवर्नमेंट हर साल इंडिविजुअल को रिटर्न देती है जो भी इनकम टैक्स भरता है। तो पहले ये रिटर्न होता था 25,000 का, पर अब ये रिटर्न हो गया 60,000। तो जब आप 60,000 दे रहे हो टैक्स और 60,000 आपको रिटर्न मिल जाएगा, तो यू आर पेइंग जीरो टैक्स। बराबर। यस। यस। अब अभी क्या है, बहुत कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो थोड़ा समझना, नहीं समझ में आया तो मुझे बताना। इट इज 12 lakhs तक ही जीरो टैक्स नहीं है, 12.75 lakhs तक जीरो टैक्स है। ठीक है, कोशिश करना समझने की, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ बिकॉज कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक हिंट कि वो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी होता है। देयर इज अ पार्ट कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, so once check what is standard deduction and how up to 12.75 lakhs it is zero tax. Okay, तो या एनीबडी, कोई बोल रहा है कुछ? नहीं, वो 12.7 लाख पे बताना है या फिर नहीं? अच्छा, आप पता है तो या प्लीज गो अहेड, पता है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इतना ज्यादा अच्छे से नहीं पता, बट लाइक जो 12.75 लाख है वो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, जो 12 लाख है वो लेट्स से आपका फैमिली बिजनेस है, उनसे इनकम आ रही है उसके लिए है, और उसमें भी कैपिटल गेन्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो डोंट। 12.7 लाख जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, तो सैलरीड एम्प्लॉयज के साथ क्या कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस लगते हैं उनके पेंशन स्कीम या इनकम के लिए, जो पहले ही मतलब डिडक्ट हो जाते हैं, तो उनकी इनहैंड सैलरी, तो मतलब 12.7 लाख पे उनके स्टैंडर्ड डिडक्शंस और ये पेंशन स्कीम वाले जो डिडक्शन होते हैं वो अराउंड 75,000 हो गए। तो कट के उनके इनहैंड एक्चुअली में 12 लाख आ रहे हैं, इसलिए फिर वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा। नहीं नहीं नहीं। दीक्षा, सॉरी नहीं हारिका, नहीं नहीं, मतलब सैलरीड और फैमिली बिजनेस में फर्क हो गया। कोई भी बिजनेस ना, जनरली अगर रजिस्टर्ड कंपनी वगैरह है तो दैट इज नॉट इंडिविजुअल टैक्स एंड दिस इज इंडिविजुअल टैक्स स्लैब। वहां पे फिर कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स चलता है। वो अपन इतना टैक्सेशन नहीं पढ़ रहे हैं, पर दैट इज नॉट द एक और चीज, अगर पॉइंट। कोई इंडिविजुअल लाइक 12 लाख 10 रुपीज भी कमा रहा है तो उसके पार्ट पे तो ये काफी अनफेयर हो जाएगा कि उनको तो फिर सारा पे करना पड़ेगा, 60,000 का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तभी मैंने बोला 12,75,000 तक इट जीरो टैक्स। ओके। 75 के फिर ऊपर समथिंग सोचने की विच जरूरत है। इज टैक्सेबल इनकम और इनकम टैक्स वाला जो वो होता है, जितना आप पे कर रहे हो वो लोअर वाला कंसिडर होता है। ठीक है, लोअर वाला होता है, चलो कोई भी ना। अब आए गए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो भी आपकी इनकम है उसमें से बाय डिफॉल्ट 75,000 विल बी सबट्रैक्टेड। मीन्स अगर आपकी इनकम 30 lakhs है तो आपका टैक्स कैलकुलेशन 30 lakhs माइनस 75,000 दैट इज 29,25,000 पे होगा। तो अगर मेरी इनकम 12,75,000 है तो मेरा टैक्स कैलकुलेशन 12 लाख पे होगा, और 12 लाख तक तो वैसे ही मैं कोई टैक्स नहीं दे रहा हूँ, 75,000 वहां भी हट गया। तो ऐसे 12,75,000 तक आई एम पेइंग जीरो टैक्स। ओके। ठीक है, बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप कट जाता है, दैट इज बाय गवर्नमेंट। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लास्ट ईयर बढ़ा है, इस साल कोई चेंज नहीं हुआ है। इट्स फिक्स्ड ओवर 75,000, हर किसी की इनकम में से 75 हट जाएगा। ठीक है। यस। ओके। ओके ओके, थोड़ा मतलब अच्छा चार्ट है, थोड़ा अपन देख सकते हैं वेयर डज रुपी कम्स फ्रॉम। गवर्नमेंट कमाती कैसे है? सबसे ज्यादा गवर्नमेंट बोरोइंग से कमा रही है। आर इट यू सीइंग दिस? मतलब सबसे ज्यादा वो लोन से कमा रही है। दैट इज नॉट ऑल्सो इनकम, उसपे उसको इंटरेस्ट भी तो देना है, पर हाँ उसके पास पैसा लोन से सबसे ज्यादा आ रहा है।
बाकी सब ठीक है, बाकी सब लर्न करने की नीड नहीं है। सिर्फ एक इनकम टैक्स जीएसटी देख सकते हैं कि इनकम टैक्स से 22%, जीएसटी से 18%। बट यस, बोरोइंग इज द मेजर पार्ट of where money comes for Indian government. ठीक है, where does rupee goes to? States share of taxes and duties सबसे ज्यादा। और सेकंड पे अगर हम देखें तो इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब भाई लोन सबसे ज्यादा लिया है तो इंटरेस्ट पेमेंट भी बहुत ज्यादा होगी, 20% इज इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, this we know that revenue receipts is 34.2 lakh crore, capital receipts is 16.4 lakh crore। ठीक है, एक्सपेंडिचर भी होता है। अच्छा, एक छोटा सा ना राउंड, एक चीज रह गई, 4.4% किसी ने जीडीपी ग्रोथ बोली थी स्टार्टिंग में। 4.4% इज योर फिस्कल फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट, हाँ मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, वो फिस्कल डेफिसिट है। डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? और अब जब तो आपके टोटल स्पेंडिंग ज्यादा हो एक्सपेंडिचर जाए, अर्निंग माइनस कम हो टोटल जाए। इनकम। एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए, इनकम कम हो जाए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि पिछले साल से कम हो गया है सर फिस्कल डेफिसिट। यू कैन सी द ग्राफ। ठीक है, अब एक छोटा सा राउंड करते हैं, कितने जने हैं मीटिंग में? एक सेकेंड, देर आर 12 people। ओके, लेट्स डिवाइड द ग्रुप इन टू पार्ट्स। सो 12 है ना, 7 और 5 के बीच में डिवाइड करते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, जो भी अपने आप को इन 5 जनों में कंसिडर करना चाहता है वो प्लीज चैट में लिख दे, तो फर्स्ट 5 कंसिडर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आई वांट कि जो 7 people है, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट का डिस्कशन, वो बजट के फेवर में बोलेंगे, और जो 5 लोग हैं वो बजट के अगेंस्ट में बोलेंगे। ओके, एंड बजट के अगेंस्ट में ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। जो 7 लोग हैं उनको बस कवर अप करना है, क्योंकि फेवर में तो अपन बहुत सारा डिस्कस कर चुके। ठीक है, दीक्षा ने बोल दिया है, कनन ने बोल दिया है, निहारिका, 3 जने हो गए। 2 more, ज्योति, वन ये मोर। 5 वालों को फेवर में बोलना है? किसको फेवर में बोलना है वरुण? 5 वालों को? नहीं, 5 वालों को अगेंस्ट में बोलना है। ठीक। 1 more, जल्दी। अरे ठीक है, नहीं बोल पाएंगे इसमें क्या बात हो गई, एटलीस्ट यू कैन ट्राई। सक्षम, ओके, वी गॉट 5। सो कनन, निहारिका, ज्योति, दीक्षा, सक्षम, you all are saying against this budget। ठीक है, जैसे जीडी होता है प्रॉपर, वैसे जीडी ही होना चाहिए। ओके, 2 मिनट सोच लो, अपने पॉइंट्स जॉट डाउन कर लो जो भी करने हैं। डिस्कशन विल बी फॉर 7 मिनट्स। 7 मिनट्स में खुद ही कंक्लूड कर देना। सो योर 2 minutes फॉर थिंकिंग स्टार्ट्स नाउ। At 11:15 in your watch, you can go ahead with the discussion. Anyone can initiate.
You can start, guys. Can I begin? Okay. देखिए परमिशन नहीं लेनी है इसमें, जैसे टाइम होता है यू कैन स्टार्ट राइट। Okay. So, as rightly said by Mr. Rahul Gandhi, that this budget is more of a band-aid for a bullet wound. We see huge numbers and huge allocation for states like Bihar, but we don't understand what we don't understand is that it is just a web of numbers to mislead the common man. Now we talk about cities like Prayagraj, Varanasi, Ayodhya, which is hosting the world's biggest global event. It even lacks the basic infrastructure. So these numbers are just to mislead the public, and in reality the timeline which is laid out by government and in this budget to achieve its objective is missed out, and the whole focus is just created to boost the numbers. Uh, another Yet another point which I feel is a criticism for budget is that 600 crores is allocated for Maldives, which I am against it because at the end of the day, Maldives is not on our side and it eventually goes away to China when in need. And 500 only 500 crores are allocated to AI, which is, as we all know, with DeepSeek in play and uh, the AI war that has been going on in the world, how much India needs a good AI of its own, but only 500 crores is allocated to that, and 600 crores are going to Maldives, which is, I don't think so, justified. Also, we are also providing 120 crores to Bangladesh as an financial aid, which is nothing but an hostile neighbor to us. So I think that should also be like not should not be done. Rather, that amount can be uh, again used to much more useful components that needs attention. I feel that the Uh, budget is biased towards some states, that is Bihar. Why? Because there are assembly elections that are going to be conducted in this November 2025. So just to empower its economy, infrastructure, it is just focusing on one state rather than holistic development. And furthermore, there is no such pointers on education, which I feel is a very big drawback, because the government should surely focus on the education sector, as it will help in the development of the youth, which in turn would strengthen its economy. I believe the budget is purely towards middle class and is not seeing the poorer class, which I believe is wrong. We being a mixed economy, our goal is to focus both on socialism and capitalism. I believe the 100% FDI approvement, that 100% FDI is allowed in insurance sector, could be could prove to be disruptive, as the foreign forces might attack our nation directly, and insurance is a crucial sector. सॉरी टू So, इंटरप्ट, जस्ट अ सेकंड। जो फेवर में है वो भी प्लीज बोलो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उनको ही बोलना है। दीक्षा, गो अहेड। so the path to development has a huge importance to grab opportunities. While this year India had a great opportunity to streamline the budget towards any textile related subsidies or subventions, as we know that Bangladesh is crumpling down with its exports because of its failed economy and disruptions and protests. So I believe that India could have used this opportunity to become a leader in exports with its huge textile base, and there could have been done something, relief for the textile sector or any subsidy, so as to promote the exports, as we have a major
competitor losing its share. So this could have been a great opportunity, and on this front, there is nothing on budget. So this is a very big opportunity that the budget has missed to, be on the line to become a global leader in export of textiles. Oh, I think it's a pivot budget focusing on new things. As it's Yes. introduced a new center for excellence with a 500 crore budget, and it's a new big thing, or it's focused on battleground floor global power. And funds are also keep aside for 30 new skill centers, and they will focus on AI along with robotics and the Internet of the Things. Yes, sir. And in addition to Varun's point, I would also like to say that this budget is like a dream, as we all know that it is a dream budget for any middle class. And this is not because like thus they do not have to pay tax. Like, sir, by taxing free, like by compensating their tax, the money which they will be saved in their hand, now they can do whatever consumption they want. And now, like, sir, before when the tax payable was there, um, the people was very low in consumption, like they were not able to do consumption on themselves or whatever they want to do. First they have to think about the tax ki yaar tax dena hai. But now the consumption has risen because of this plan, and of course consumption बढ़ा है तो sir income economy भी बढ़ी है. And as rightly said that अब तक कैंसर पे इतने कोई मेजर नहीं लिए गए थे through government. Now we can see that day cancer centers has opened in 200 cities, and Udan Yojana has also introduced by it. So budget has improvised this I year. would like to add to Priyanshi's point that it is right that government has laid down a relaxed tax slab and exempted the exemption it has laid out to provide a relief to middle class. But what we don't understand here is that people are actually not paying taxes. In India, only 7 to 8% of the population is paying taxes. Now, letting go of a lakh crore revenue and confusing public with these numbers is not merely gonna boost expenditure, because tax is something which we pay once a year. I don't feel that just giving a tax relief, especially this bracket is lies between people. So last year the exemption was up to 7 lakhs, and this year it is up to 12 lakhs. So the people falling in this bracket, they don't only pay taxes. If we go through the data, if we take into account, so last year almost 20 lakh crores was the revenue from tax collection, and this year government is projecting a almost 20% increase in this. How is that even possible, since you are letting go of such a huge proportion of revenue? And even if we talk on the indirect taxes fund, that government will, this will boost private consumption and also lead to generation in indirect taxes. I don't feel that it would meet what the government has foregone. And the whole issue of bringing this into picture was to reduce inflation. But what we don't understand, that food inflation is contributing to inflation, and there is nothing done on transportation costs. If there was something done by state governments or the central government on fuel costs, it would have ultimately led to reduction in the food prices and solved the inflation issue on a very large scale, which I don't believe a simply tax relief would do. Anyone can In fact, the conclude. GDP that is expected to grow by 6.3 to 6.8% this year is very low, because in order, like the government says that it wants to build an economy of 7.3 uh, trillion dollars by 2030, and this growth is possible only if we grow GDP at a rate of minimum 8% every year from now. And a GDP of 6.3 to 6.8% is very low considerably. So we can say that it is a pro-farmer budget, because our country's 45% population is only depends on agriculture. So, and in our India there is 70% rural area and 30% only urban area. So, and it is also like Nari pro budget, because in SC and ST
female who belong to SC ST category, so they can take loan up to 2 crore. So it's a big opportunity for female who belong to ST and SC category. Uh, Also, there have been promotion on the manufacturing end, but s- still we have been talking about increasing manufacturing. Like our current manufacturing is around 15%, and we have been talking for years to increase it to around 25%. Even though if they are saying that they are through indirect through custom duty reduction they would be focusing on manufacturing more, but there has not been any significant development in that area. We are just stuck to around 16 to 17%. uh, so I feel more practical approaches need to be taken in that area, because we are still Please stuck at conclude 16%. conclude this. There is one more thing. Projects such as Greenfield airports were introduced for Bihar. Now the question arises: the state with the least GDP per capita, with the least disposable income, is that a truly game changer thing for Bihar, or was that totally a marketing gimmick before the elections? In budget right now our fiscal deficit is 4.8%. So it was estimated that in 2026 it will be 4.4% of our current GDP. Guys, conclude. In conclusion, I guess we have covered a good amount of positives as well as negatives of the budget, and I feel like I could end this with a line that a fine is a tax for doing wrong, and a tax is a fine for doing well. स्टार्टिंग से चलते हैं. So according to you, how was the discussion? मतलब जिन लोगों ने जी या जीडी पहले अटेंड करा है उनके अकॉर्डिंग कैसा था? बच्चों, आप में से अभी तक जीडी किसी ने शायद दिया नहीं होगा, तो देखो यहाँ पे जीडी का भी डिस्कस करते हैं. तो जीडी में क्या होता है? सबसे पहली बात तो जैसा कि 1-2 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसमें अपने पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको इन डिटेल में नोट नहीं करना कभी, पर उसके कीवर्ड्स लिख सकते हैं कि इनको क्या क्या ध्यान में रखना है. ठीक है. उसके बाद उसके बाद देखो, हमेशा जनरली फायदे में वो रहते हैं जनरली जो, लाइक आउट ऑफ 10, इफ 8 आर इन सपोर्ट ऑफ द टॉपिक, तो यदि आप 2 अगेंस्ट में हो तो जनरली उनका थोड़ा बेनिफिट रहता है. ठीक है. ऐसा हमेशा नहीं है, पर डिपेंड करता है सिचुएशन पे. इसके अलावा जो स्टार्ट होता है, जो इनिशिएट करने वाला पार्ट होता है, वो हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इनिशिएट करना जीडी को आपका कॉन्फिडेंस शो करता है. इफ इनिशिएटिंग, दैट मीन्स कि एक तरह से अपन वो कहते हैं ना कि मैंने ये किया है तो मेरे में लीडरशिप स्किल्स हैं और वो है, और कॉलेज में एक इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया था इसलिए मेरे में लीडरशिप स्किल्स हैं, वो सब बकवास होता है. बट यहाँ पर करना एक्चुअली आपकी लीडरशिप स्किल्स को शो करता है, आपका कॉन्फिडेंस शो करता है. ठीक है. तो सबसे पहले बात तो एक एक्स्ट्रा जो पॉइंट मिल जाता है वो इनिशिएट करने वाले को मिल जाता है, जो इस केस में दीक्षा को मिला. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप किस तरह से बोल रहे हो, क्या क्या चीजें होती है. अभी ये ऑफलाइन जीडी नहीं था, ऑनलाइन. ऑनलाइन में इतना ज्यादा वो नहीं रहता. ऑफलाइन जब जीडी होते हैं बच्चों, तो बच्चों की लड़ाई तक हो जाती है कईयों की, क्योंकि वो इतना ज्यादा आर्ग्यू कर जाते हैं. तो अपन को कई बातें ध्यान में रखनी होती है कि आपको अपना जो टोन है वो इस तरह से रखना होता है. वो थोड़ा, मतलब लाउडनेस के टर्म्स में बात करें तो डिसेंटली लाउड होना चाहिए, क्योंकि बहुत धीरे बोलना आपको अंडर कॉन्फिडेंस शो करवाता है. वहीं पर बहुत ज्यादा तेज तेज चिल्ला के बोलना आपका एग्रेसिव नेचर शो करता है. तो बहुत ही काम एंड कंपोज वे में अपन को अपने पॉइंट्स रखने होते हैं. ठीक है. तो अभी क्योंकि ठीक है, आज तो ऐसा कुछ था नहीं, नॉर्मल सा जीडी के सेंस में हुआ ये. तो अच्छे पॉइंट बोले गए. दीक्षा काफी अच्छा बोला, निहारिका, ज्योति, आप लोग सबने, सक्षम, सुहान, क्या नाम है, साक्षी, तो ज्यादातर बच्चों ने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले, है ना.
बहुत ज्यादा नहीं था इसके बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली भी अपन ने पूरा डिस्कशन किया है, तो इतने ज्यादा अलग अलग पॉइंट्स नहीं थे, वो तो उसी में से आना था जो आना था। बट हाँ, डिसेंट रहा काफी। जीडी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है बच्चों की, अपन ने जैसे प्रणव सर ने ये बहुत अच्छा करवाया। आज यदि अपन डिस्कशन अपन यहीं पर एंड कर देते अपने बजट का, तो अपन ने तो बस इसके पॉजिटिव्स ही देख पाए। इसके नेगेटिव्स के बारे में तो अपन ने डिस्कस किया ही नहीं कुछ। तो जीडी के सेंस में ये होता है कि हाँ चलो, पॉजिटिव और नेगेटिव और कई पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं होते, वो भी हमारे को नॉलेज में आ जाते हैं। तो ये था। तो ओवरऑल अच्छा था, है ना। ओवरऑल जो आपका जीडी रहा डिसेंट रहा काफी। प्रणव सर, आपने मतलब यदि पॉइंट वाइज देखा हो इनका। यस यस सर। सर वो एक बार आप बिहार वाला और बता देते हो। हाँ अच्छा, बिहार का मैंने अभी अपने ग्रुप में भी डाला है कि ये बिहार बिहार बहुत ज्यादा हो गया, क्यों हो गया भाई? सर इलेक्शंस आ रहे हैं इसलिए। देखो, जो मेन रीजन है इसका, वो कहीं ना कहीं पर इलेक्शंस ही है। और सर एक साइकोलॉजिकल साइड भी है इसको, आई फील, मतलब दिस इज माय ओपिनियन। सो हम्म। बिहार इज नॉट रियली कंसिडर्ड अ स्टेट, लेट्स, वो भी है कि वो सबसे लोएस्ट कंट्रीब्यूट करता है एंड इट इज कंसिडर्ड बैकवर्ड। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, इस पे ज्यादा टच करिए ये दिखाने के लिए कि इट इज नॉट ओनली प्रमोटिंग द डेवलप्ड सिटीज बट इट इज डूइंग समथिंग फॉर द अंडर डेवलप्ड। अंडर एंड क्या होता है डेवलप्ड, ना, राइट। बिहार में लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। तो हम्म। जब वो उनको पॉपुलेशन, जो बिहार की पॉपुलेशन है वो देखती है साइकोलॉजिकल साइड की, हाँ यार गवर्नमेंट तो हमको प्रमोट करी है, तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच हो जाते हैं। तो इलेक्शंस में तो काम आएंगे ही आएंगे, बट ऑन अ लार्जर फ्रंट अभी पता है हमको कि पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इस बार मेजोरिटी के साथ नहीं आई है बीजेपी। तो गवर्नमेंट वांट्स कि हम कहीं ना कहीं किसी, ऐसा कहते हैं ना, साइकोलॉजिकली हम कुछ सेगमेंट को हमारी तरफ कर दे। तो इसलिए भी उन्होंने बिहार को यूज किया, स्टेट इलेक्शंस डेफिनेटली, बट ऑल्सो फॉर द साइकोलॉजी, बिकॉज दे नो दैट दे कैन यूज दिस इन देयर फेवर। डेफिनेटली देखो, अब जो दीक्षा ने बोला एकदम सही है। बिहार को क्यों लिया गया उसका भी देखो, ये पॉलिटिक्स है, तो सब कुछ बहुत ही सोच समझ के किया जाता है। बिहार में एक्चुअली इन चीजों की नीड भी थी। बिहार में आप देखा जाए तो इंफ्रा वाइज आप देख लो, है ना, या जो ओवरऑल रेवेन्यू जनरेशन वाइज देख लो, तो बिहार का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। बिहार एक एक्चुअली अंडर डेवलप्ड ही कह सकते हो आप। बाकी अच्छे अच्छे अपन उससे स्टेट से कंपेयर करें ना, तो इनको एक अच्छा पॉइंट मिल गया, इन्होंने बिहार को पकड़ा। तो नो डाउट वहां पे डेवलपमेंट की नीड भी थी, और जो मेन इनका मोटिव था वो कहीं ना कहीं इलेक्शन से लिंक था ही था। तो वो कहते हैं ना, एक तीर दो निशाने हो गए, इन्होंने वो किया। यहाँ पर क्या था बच्चों, कि अब देखेंगे बिहार में मोदी गवर्नमेंट आना या बीजेपी की गवर्नमेंट आना थोड़ा डिफिकल्ट ही रहा है, अभी तक तो नहीं कर पाई बीजेपी ज्यादा पेनिट्रेट बिहार में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था और एक बहुत ही शानदार मूव है, बहुत शानदार मूव है। बिहार को इतना ज्यादा फोकस में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली वो दो ही चीजों से लिंक था। एक तो नो डाउट डेवलपमेंट वहां पे बनता भी था करवाना, और इलेक्शंस तो है ही है फिर अपने। तो इसलिए बिहार में बहुत ज्यादा वो किया गया, है ना। और कोई पॉइंट? और किसी भी बच्चे का कोई भी पॉइंट है बच्चों? सर जैसे मैंने बोला था कि प्योरली मिडिल क्लास है, बट मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई ड्रॉबैक के केस में, तो उसको कैसे करेंगे एक्सप्लेन? बोलो तभी जब आपको नॉलेज हो उस चीज की, जब आप उसको हाँ हाँ। एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। तो यदि आपने प्योरली मिडिल क्लास बोल दिया, तो सबसे पहले अपने पॉइंट्स रखो अपने पास कि किस बेसिस पे बोल रही हो। क्योंकि यार हम्म। आप यदि खुद बोलकर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए ना, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेगी, हाउ कैन यू से दैट, है ना। या हम्म। फिर व्हाट मेक्स यू थिंक दैट दिस इज मिडिल क्लास, या जो भी है आपका पॉइंट, तो फिर अपन अटक जाएंगे, और अटक गए तो गड़बड़ हो गई। तो कोई भी हम्म। पॉइंट बोलो तभी जब आपका उसका कुछ बेस हो आपके पास, अदरवाइज उसको रहने दो। Sir, और I एक मेरा डाउट और था सर, हाँ जैसे जो बोलो। उड़ान स्कीम है उसमें मतलब ज्यादातर सब लोग पॉजिटिव ही बोल रहे थे, एक तरीके से वो पॉजिटिव ही है, बट मतलब जो मैंने थोड़ा पढ़ा था उसमें एक ये मेजर पॉइंट भी था कि क्योंकि वो स्कीम एक्सटेंड हो गई है, मतलब इनिशियली जितना वो थी उससे ज्यादा एक्सटेंड हो गई है, तो उसका बजट में काफी कट डाउन हो गया है। तो पहले उसका जो बजट था वो 800 करोड़ था, बट वो कट डाउन हो गया 540 करोड़ ही रह गया। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट में रख सकते हैं क्या?
प्रणव आप बोलोगे इस बारे में कुछ? यस सर। निहारिका, कितना से कितना हुआ है? 600 से? 800 से 800 से 540 540। करोड़ हो हाँ, मतलब बोल सकते हैं ना कि इट इज अ नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ बचा रही है? गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स से, जैसा दीक्षा ने बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि 1 लाख करोड़ उसका नुकसान होगा गवर्नमेंट, बिकॉज उसने इनकम टैक्स कम कर दिया है। तो गवर्नमेंट हम्म कहीं कहीं तो पैसा काट रही है ना। दीक्षा ने एक हम्म डिफेंस सेक्टर बताया, यू हैड टोल्ड अबाउट हम्म उड़ान स्कीम। तो ये हम्म। बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है थोड़ा सा, कि आप एक जगह, इट्स अ टाइप ऑफ बैलेंसिंग, कि आप एक जगह तो काट रहे हो और एक जगह हम्म। बढ़ा रहे हो, हाँ, तो ऐसा नहीं। अगर कोई बेसिकली अगर उड़ान के फेवर में बोलता है तो उसके अगेंस्ट में बोल सकती हूँ मैं पॉइंट हाँ कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग से चलते हैं जीडी को लेके, एंड स्पेसिफिकली जिस जिसके भी कॉलेजेस में जीडी हो रहे हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान से। ठीक है, दीक्षा, दीक्षा बोला बहुत अच्छा, पर डेटा पॉइंट्स मिसिंग थे। मतलब यू वर नॉट इट, थोड़ा सा ना डेटा पॉइंट्स लाएंगे तो अच्छा होगा। सिर्फ एक डेटा पॉइंट आया, 7 to 8% पीपल की टैक्स, क्या वो सही है? I guess it is 2.2% of adult population. इट इज अराउंड 2%, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे भी, पर हाँ इट इज अराउंड 2%। हाँ, एक्चुअली आई कंफ्यूज्ड इट विथ वो किसी दूसरे डेटा से मैंने कंफ्यूज कर लिया। यस, इट इज बिलो 3%। तो जब डेटा बोल रहे हैं तो डेटा शुड बी ऐप। हम्म। सक्षम सक्षम, ये वाला पॉइंट अच्छा था, मतलब एफडीआई का पॉइंट अच्छा था, ग्रीनफील्ड इज अ गेम चेंजर, यू हैव पुट अ क्वेश्चन मार्क, दैट इज पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, एक ऊपर ऊपर से लू ना, सिर्फ 3 जनों के मेरे पास नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने पॉजिटिव में बोला है। क्या सिर्फ 3 जन ही पॉजिटिव में बोल सकते थे? यार पॉजिटिव में ही तो अपन ने पूरा 1 घंटा सिर्फ पॉजिटिव डिस्कस करा था पहले। पॉजिटिव में तो बहुत कुछ था बोलने के लिए। इनफैक्ट आउट ऑफ 7 मिनट्स, शुरू के 5 मिनट तक सिर्फ नेगेटिव चला है, दैट इज गुड। पर फॉर पीपल हु हैव सेड नेगेटिव्स, उनके लिए अच्छा है, पॉजिटिव वालों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ज्योति, नो पॉइंटर्स ऑन एजुकेशन। ऐसा नहीं हम्म बोल सकते कि एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करा है। थोड़ा बहुत करा है, जैसे एआई पे 500 करोड़ खर्च करे हैं, आईआईटी की सीट्स बढ़ाई है, थोड़ा बहुत करा है। प्योरली टुवर्ड्स मिडिल क्लास बहुत एक्सट्रीम हो गया ज्योति, थोड़ा सा अपन हम्म। बीच में रह सकते हैं कि मोर फोकस्ड ऑन मिडिल क्लास। ठीक है, Okay, okay. प्योरली कि पूरा ही मिडिल क्लास है, नो, पूरा मिडिल क्लास नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी दिया गया है लोअर क्लास में, हम्म एमएसएमई को बोला गया है, तो स्मॉल एंटरप्राइजेस भी यही है ना। ठीक है, हम्म। कनन ने बिहार इलेक्शन बोला, जीडीपी ग्रोथ, कनन जीडीपी ग्रोथ 8% तक, बहुत ज्यादा नहीं है 8%? तो मैंने कहीं पे तो पढ़ा था ये कल ही कि ये 2030 तक कोई मिशन है गवर्नमेंट का, उसके लिए 8% एटलीस्ट अगर ग्रो करेगी जीडीपी अच्छा, तो वो फुलफिल हो पाएगा। ओके ओके, देन इट्स फाइन। पर एक चीज, अब जीडीपी की बात आई है, हम्म। इंडिया की जहां तक मुझे ध्यान है सबसे हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है। ओके। ठीक है, किसी और कंट्री की 6% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है ओके ओके। सबकी। डेवलपिंग अब कोई बहुत ही नीचे कंट्री उसके पता नहीं, पर जो मेजर मेजर कंट्रीज है उनमें। ठीक है, हम्म निहारिका ने सब बोल दिया एक बार में, मतलब मेरे मन में जो जो पॉइंट्स है निहारिका ने एक बार में इन वन वो बोल दिए। 600 करोड़ मालदीव को, 500 करोड़ एआई पे, बांग्लादेश को 8 दिया, गुड वन। मतलब डेटा पॉइंट्स विद एप्टनेस, कि भाई आप 600 करोड़ मालदीव्स को एड दे रहे हो और आप एआई पे सिर्फ 500 करोड़ खर्च कर रहे हो, क्या ये सही है? मतलब एआई जो इतना ज्यादा चल रहा है उस पर आपको ज्यादा नहीं खर्च करना चाहिए? सो गुड वन। फिर पॉजिटिव्स, पॉजिटिव्स वरुण ने बोला, प्रियांशी ने बोला और साक्षी ने बोला, डेटा पॉइंट्स बोले, अच्छा बोला। बट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जब नेगेटिव बोला जाएगा तो उस नेगेटिव को अपोज करा जाएगा। जैसे ज्योति ने बोला नो पॉइंटर्स ऑन एजुकेशन, तो उसी टाइम किसी पॉजिटिव वाले को बोलना चाहिए था कि भाई एजुकेशन में पॉइंट है तो सही, आईआईटी की सीट बढ़ा तो रहे हैं।
So Sir, I thought that first, like negative people or like negative one will speak and then favor one will speak. it's I a got GD, Priyanshi. मैंने चैट में भी तो yes, बताया था, it's a yes, GD. sir. Yeah, sir, I'll take care of it. ठीक है. अब एक चीज, सिम्बोयसिस का किस किस का है? और SIIB और SIBM बैंगलोर का है। SIIB और SIBM बैंगलोर, और मेरा भी है सर। अच्छा, किसी का हो गया, किसी ने SMHRD दे दिया हो? मेरा एक्सेल का है जीडी। एक्सेल का GD है। कब? हम्म। अभी डेट थोड़ी आई है। हाँ मेरी, बट इट विल बी समवेयर अराउंड लास्ट वीक ऑफ फेब। ओके ओके ओके। HRD किसी ने नहीं दिया, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है? सक्षम, यू वर नॉट फॉर HRD? नो सर। ओके, ठीक है, ठीक है। और